हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनायक में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। उसका पहला चैप्टर है हमारा स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। ये हमारा पहला टॉपिक है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो एक यूनिट के दो भाग करेंगे, यानी एक यूनिट का दो वीडियो बनेंगे। तो उसके माध्यम से वीडियो तो एक ही बन सकता है, लेकिन वो काफ़ी थोड़ा बड़ा बन जाता है, तो आप इतना देख नहीं सकते। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने दो पार्टों में बांटा है। आज आधा चैप्टर करेंगे और कल आधा चैप्टर करेंगे, ऐसे करके पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को कहा जाता है, यानी समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है द्वीपांतर। क्या कहा जाता है? द्वीपांतर कहा जाता है। आगे बात करते हैं, वेदों को किस रूप में जाना जाता है? तो वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? विश्व ज्ञान कोश को। इनको देखिए, एक दो बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ज्यादा कोई टफ तो है नहीं। आगे बात करते हैं, महाजनपद काल का समय था, यानी जो महाजनपद काल थे हमारे, तो उसका जो समय क्या था? उसका समय था 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। बौद्ध ग्रंथ में दे रखा है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ में है भगवती। और महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद। कितने महाजनपद है? 16। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र कौन सा थे? जो उस टाइम जो शक्तिशाली राजतंत्र थे, उनमें नाम आते हैं कौशल, वत्स, अवंती और मगध। इनका नाम आता है। आगे बात करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन सी थी, यानी जो हमारे राजस्थान है, राजस्थान में प्रमुख जनपद कौन कौन से थे? जंगल, मत्स्य, सूरसेन, सीवी। ये हमारे राजस्थान के प्रमुख जनपद थे। आगे बात करते हैं हम, संतागर के सदस्य निर्धारित विषयों में विचार व्यक्त करते थे, इसे क्या कहा जाता था? तो इन्हें क्या कहा जाता है? अन्यू विरोध कहा जाता था। वापस पढ़िए इस क्वेश्चन को। संतागर के सदस्य निर्धारित विषयों पर विचार व्यक्त करते थे, यानी इनके अलग अलग विषय थे, उन पर वे विचार व्यक्त करते थे, तो उनको क्या कहा जाता? उनको क्या कहता? अन्यू विरोध कहा जाता। आगे बात करते हैं, अशोक को अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को समृद्ध करने की प्रेरणा कहां से मिली थी? यानी अशोक के जो अभिलेख है, उसमें जो प्रजा को संबोधित करते थे, तो ये उनको प्रेरणा कहां से मिली थी? तो ध्यान रखना, ये प्रेरणा मिलन थी। ईरानी राजा थे दारा, दारा बोलते हैं। ईरानी राजा थे दारा, जिनको बोलते हैं डेरियस प्रथम भी बोलते हैं। तो ये काफी फूल पत्ती वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, किस काल में भारत ने पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? किस काल में भारत ने पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना, यानी पूरे केंद्र में? तो ये हुई थी मौर्य काल में। किसमें? मौर्य काल में। आगे बात करते हैं, कौटिल्य ने राज्य के लिए कितने अंग निर्दिष्ट किए? यानी कौटिल्य यानी चाणक्य ने राज्य के लिए कितने अंग? 7 अंग। कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये 7 इन्होंने अंग निर्दिष्ट किए थे राज्य के लिए। आगे बात करते हैं, अर्थशास्त्र में कितने विभाग और विभागाध्यक्षों का उल्लेख है? यानी अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र की बात करें तो अगर ये अर्थशास्त्र हम जो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये अर्थशास्त्र नहीं है। ये कौटिल्य की एक राजनीतिक अर्थशास्त्र थी। किसकी? राजनीति की। ये बात आप ध्यान रखना थोड़ी सी, ये राजनीति के बारे में दे रखा है इसमें। तो अर्थशास्त्र में विभागों और विभागों का उल्लेख ये है 18 और 26, जिनको तीर्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थ।
आगे बात करते हैं तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, यानी जो ये तीर्थ थे, तीर्थ के जो अध्यक्ष होता था उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था महामात्र। क्या कहा जाता था, महामात्र। आगे बात करते हैं सम्हारता का क्या कार्य था, यानी सम्हारता जो पद था उसका कार्य क्या था, उसका कार्य था राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना। ये काम क्या था, सम्हारता। तो ध्यान रखना, ये ऐसा प्रश्न आता है हमेशा, ध्यान रखना कि सम्हारता का निम्न में से कार्य कौन सा है या निम्न में से कार्य कौन सा नहीं है, इस तरह का प्रश्न आता है। तो इनका ध्यान रखना, आप राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना, ये इनके कार्य थे सम्हारता के। आगे आगे दिए गए शीताध्यक्ष। अब देखिए शीताध्यक्ष पूछ लिया कि ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना शीताध्यक्ष है वो कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। पणियाध्यक्ष किससे संबंधित है, व्यापार से। सूत्राध्यक्ष किससे, कताई बुनाई से। लूनाध्यक्ष बूचड़ खाना से। और विविताध्यक्ष चारागाह। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना। और आठवीं का अर्थ होता है वन विभाग का प्रमुख। तो इनका आप थोड़ा सा अच्छी तरह से अध्ययन करना, क्योंकि यहां से प्रश्न पुटअप होता है। आगे देखिए बात करते हैं निम्न स्तर के कर्मचारी को कहा जाता था, यानी निम्न स्तर यानी सबसे नीचे वाला जो स्तर होता था, उन स्तर के जो कर्मचारी थे उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है युक्त या उपयुक्त, युक्त या उपयुक्त। अगला प्रश्न है अशोक के समय मगध साम्राज्य के कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय मगध साम्राज्य के कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है, ये मिलता है 5 प्रांत। कितने प्रांत, 5 प्रांत। अब बात करते हैं कि 5 प्रांत कौन कौन से थे। उत्तरापथ जिसको बोलते हैं, जो स्थान था तक्षशिला में। और अवंती ये था उज्जैनी। कलिंग यानी ये था तोसली। और दक्षिणापथ ये था सुवर्णगिरी। और मध्य प्रदेश ये था पाटलिपुत्र। तो ये अशोक के समय मगध साम्राज्य कुल 5 प्रांत थे। कौन कौन से, उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य प्रदेश, मध्य देश। तो उत्तरापथ में कौन सा था, तक्षशिला। और देखिए तक्षशिला वर्तमान में अभी ये पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान अलग होने के बाद में ये पाकिस्तान में चला गया अभी। और अवंती राष्ट्र ये उज्जैनी में, कलिंग है तोसली में, दक्षिणावर्त में है सुवर्णगिरी और मध्य देश में पाटलिपुत्र। इनका थोड़ा बहुत ध्यान रखना। जिले का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था। अब देखिए जैसे मान लो अभी जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है कलेक्टर। तो उस समय कौन सा था, उस समय था स्थानिक, यानी समाहर्ता के अधीन। जो समाहर्ता के अधीन होता था इसका नाम था स्थानिक। तो जिले के प्रशासन अधिकारी कौन होता था, स्थानिक। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुख्य कौन था, यानी प्रशासन होता था एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें सबसे छोटी इकाई थी, उसका मुख्य कौन होता था, उसका मुख्य होता था गोप। क्या होता था, गोप। आगे बात करते हैं मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रबंध कितने सदस्यों द्वारा होता था, यानी मेगस्थनीज कौन, देखिए मेगस्थनीज की बात करें तो मेगस्थनीज आए थे सॉरी, मेगस्थनी आए गए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जिन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो ये यूनानी दूत थे। तो इनके अनुसार नगर का प्रबंध कितने सदस्यों द्वारा होता था, इन तो ये 30 सदस्यों द्वारा होता था, यानी जो नगर था उनमें जो प्रबंध यानी मैनेजमेंट करने वाले थे वो 30 सदस्य थे। आगे बात करें नगर शासन की समितियां कितनी, यानी नगर में जो समितियां थी वो समितियां कितनी थी, 6 समिति थी। कितनी, 6। 6 किस प्रकार की थी, देखिए उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, विदेशियों की देखरेख, जन्म मरण का लेखा जोखा, व्यापार वाणिज्य देखना, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। इस प्रकार ये 6 समिति थी। वापस देखिए उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, यानी जो उद्योग धंधे थे तो उनका जो निरीक्षण करने वाले थी एक समिति अलग से थी। और विदेशियों की देखरेख, जो विदेशी आए हुए थे उनकी देखरेख के लिए अलग समिति थी। और जन्म मरण का लेखा जोखा, कितने बच्चे जन्म में हैं और कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उनका जो लेखा जोखा होता था वो अलग समिति को काम दिया हुआ होता था। व्यापार वाणिज्य देखना ये अलग समितियों का था। और निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, जो नई वस्तुएं
बाजार में आती थी उनका जो निरीक्षण करके विक्रय किया जाता, उनकी समिति थी। और एक थी विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना, यानी ये टैक्स के रूप में वसूला जाता था। इनकी भी अलग समिति थी। इस प्रकार कुल नगर शासन की 6 समितियां थी। आगे बात करते हैं सैन्य व्यवस्था में कितनी समिति थी। सैन्य यानी जो सैनिक थी उनमें कितनी जो व्यवस्था थी उनकी कितनी समिति थी, तो उनकी 6 थी, प्रत्येक के 5 सदस्य। अब देखिए 6 समिति थी, प्रत्येक के 5 सदस्य, इसका अर्थ हुआ 6 गुणा 5 यानी कुल का पूछे तो 30 याद रखना। सैन्य व्यवस्था में कितनी समिति थी, 6 समिति थी। और 6 समिति में प्रत्येक प्रत्येक के 5 सदस्य थे। कितने सदस्य, 5। अगर अब देखिए कुल की बात करें तो ध्यान रखना कुल कितने सदस्य थे, 30। समिति की बात करें 6, प्रश्न घुमा सकता है, ध्यान रखना। समिति की बात करें तो 6 और प्रत्येक समिति में पूछे तो 5 और कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो होगी 30। अब देखिए समितियां सेना के कितने भागों की देखरेख करती थी। जो समिति थी सेना के कितने भागों की देखरेख करती। अब देखिए समिति कैसी थी, 5 समिति थी जो सेना के पूरे एरिया को देखरेख करती थी। 5 कैसे देखिए, एक थी पैदल, एक थी यानी पैदल चलने वाले व्यक्ति, एक अश्व यानी घोड़ों पर चलने वाले सैनिक, और हाथी यानी हाथियों पर सवार करने वाले सैनिक, और रथ पर सवार करने वाले सैनिक, और नौसेना। इस प्रकार ये 5 सेना थी जो सेना की देखरेख करती थी। आगे बात करती सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी कहलाता था। यानी सैनिक प्रबंध यानी जो सेना का जो प्रमुख होता था, जो मैनेजमेंट करने वाला था व्यक्ति था यानी अधिकारी था, उसको क्या कहा जाता, उसको कहा जाता अंतपाल। क्या कहा जाता, अंतपाल। आगे बात करते हैं न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर का केंद्रीय न्यायालय था। न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर का केंद्रीय न्यायालय था। जैसे अब देखिए हमारे यहाँ भाई सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही उस समय होता था पाटलिपुत्र। ये केंद्रीय न्यायालय था सबसे बड़ा यानी सबसे ऊपर। आगे बात करते हैं धर्म स्तरीय न्यायालय, यानी इसमें क्या होता था, इसमें होता था दीवानी अदालत। अब देखिए दीवानी क्या होता है, दीवानी मामले वो होते थे जिसमें चोरी लूट के मामले, साहस मारपीट मानहानि कुवचन वाकपाच्य यानी गलत बोलना, जो ये थे धर्म स्तरीय न्यायालय, ये थे दीवानी अदालत मानी जाती थी। अब देखिए दो होती थी, एक होती है दीवानी अदालत, एक होती है फौजदारी अदालत। अब देखिए दीवानी अदालत तो ये हो गई। इसके बाद आगे बात करते हैं कटक सदन न्यायालय, तो ये होते थे फौजदारी अदालत। कौन सी होती थी, फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत में कौन कौन आते थे, नगर न्यायाधीश, व्यवहारिक महामात्र, जनपद न्यायाधीश। अब देखिए इनका अलग नाम है, नगर न्यायाधीश को बोलते हैं व्यवहारिक महामात्र, और जनपद न्यायाधीश को बोलते हैं राजूक। ये इनका अलग अलग नाम है। अब देखिए अगला प्रश्न है चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग है, कौन कौन से हैं, धर्म व्यवहार चरित्र शास्त्र। अब प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि चाणक्य के अनुसार कानून के कितने मुख्य अंग है या कितने भाग है, तो याद रखना 4 है। अब 4 है ऐसा दे दी गई, 4 इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है, तो ये चारों आपको याद करने, धर्म व्यवहार चरित्र शासन, ये चारों आपको याद करना। आगे बात करते हैं चाणक्य ने कौन सी व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना। यानी चाणक्य ने कौन सी व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना, तो ये था वर्णाश्रम। आश्रम थे उसमें वर्णाश्रम थे, उन्होंने सामाजिक संगठन का आधार माना, किसने, चाणक्य ने। अगली बात आते हैं मेगस्थनीज की इंडिका। अब यही क्वेश्चन बन जाता है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका है। इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों का में किया गया है, यानी तो 7 जातियों में किया गया। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो 7 जातियां याद रखना। आगे बात करते हैं शुंग वंश की स्थापना किसने की। शुंग वंश की जो स्थापना थी वो किसने की, वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। अब देखिए मौर्य में जो अंत में थे वर्धत, उनको मारा किसने, पुष्यमित्र ने मारकर वो शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। कब की थी, 185 ईसा पूर्व की थी। आगे बात करते हैं सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ किसने की। यानी जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी भूमि की जो सब्सिडी थी उनको देने की प्रारंभ यानी आरंभ किसने की थी, ये की थी सातवाहन वंश। तो याद ध्यान रखना
सातवां वंश ने ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। अगला प्रश्न है, कार्ले का चैत्य किस वंश ने बनवाया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। कार्ले का चैत्य किस वंश ने बनवाया था? यह बनवाया था सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश ने बनाया था। आगे बात करते हैं, गुप्त साम्राज्य का समय क्या था? यानी गुप्त, देखिए पहले आता था मौर्य, उसके बाद में आया था गुप्त। तो जो गुप्त साम्राज्य का समय क्या था? तो गुप्त साम्राज्य का समय था 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। देखिए गुप्त से पहले आते थे मौर्य, यानी मौर्य, उसके बाद में शुंग, उसके बाद में गुप्त। तो जो गुप्त से पहले थे तो वो क्या कि ईसा पूर्व चलते थे, और ये जो गुप्त था ये चलता था 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, सीधा चलता था, वो उल्टा चलता था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखना, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त ने समय को किसमें श्रीगुप्त का परपोत्र कहा है? परपोत्र यानी हम कहते हैं मारवाड़ी भाषा में पड़पोतो, तो ये कहा था प्रयाग प्रशस्ति में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल रहा था? चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसका शासन काल क्या रहा था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल रहा था 320 ईस्वी से 355 ईस्वी तक। आगे बात करते हैं, लिच्छवी वंशजा कुमार देवी का संबंध किससे है? तो ये संबंध है चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित। चंद्रगुप्त प्रथम ने 31 ईस्वी में एक संवत चलाया। कब चलाया? प्रश्न यहां से बनता है, 31 ईस्वी में। तो उस संवत का नाम क्या था? उस संवत का नाम था गुप्त वंश। ऐसा भी प्रश्न है, गुप्त वंश कब से शुरू हुआ? तो 31 ईस्वी पूर्व। किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। दिग्विजय और एकीकरण किसका आदर्श था? तो ये आदर्श किसका था? ये आदर्श था समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था, ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आगे बात करते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किसका है? तो इलाहाबाद किसका है? समुद्रगुप्त है। और समुद्रगुप्त द्वारा जीते 5 समूहों का नाम है, यानी समुद्रगुप्त ने बड़े बड़े राज्य जीते थे, 5 राज्य जीते थे, तो उनका नाम क्या था? तो ये भी आप याद रखना। इनका नाम आता है गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्याचल क्षेत्र आठविक राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य, और शक व कुषाण राज्य। ये 5 राज्य इनका जो समूह था, इन्होंने जो समुद्रगुप्त ने जीता था। आगे बात करते हैं, देवराज व देवगुप्त किसके नाम थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, तो इनका चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनका नाम थे देवराज और देवगुप्त। आगे क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। अब देखिए, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया? अब देखिए, जीर्णोद्धार अर्थ होता है दोबारा, यानी रिपेयर करना, यानी दोबारा कट कोई चीज, दीवार कोई नीचे गिर गई है तो उनका वापस पुनः निर्माण करवाना, तो जीर्णोद्धार आता है। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया? तो ये करवाया था स्कंदगुप्त ने। जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है ये स्कंदगुप्त। तो ये जूनागढ़ अभिलेख में बात की हुई है स्कंदगुप्त के बारे में, जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। अब देखिए, सुदर्शन झील की बात करें तो ये बात है आती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और वापस रिपेयर किसने कराया था? ये कराया था स्कंदगुप्त। इस बात का ध्यान रखना। यानी शुरुआत की बात पूछे कि निर्माण किसने कराया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, और जीर्णोद्धार की बात है तो स्कंदगुप्त है। अब स्कंदगुप्त का एक अभिलेख आता है भानुगुप्त, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा? यानी कौन सी परिस्थिति के अनुसार समुद्रगुप्त जो था वो कभी युद्ध नहीं हारा? तो ये बात की हुई है इलाहाबाद परिस्थिति में। किसमें? इलाहाबाद परिस्थिति में ये बात की हुई। कनिष्क ने कौन से ईस्वी में नया संवत चलाया? कनिष्क ने कौन सी ईस्वी में नया संवत चलाया? तो ये चलाया था 78 ईस्वी में। कब चलाया था? 78 ईस्वी। नाम क्या था? शक संवत। क्या नाम था? शक संवत। कब चलाया? 7-8 यानी 78 ईस्वी। तो ये था आज के कुछ प्रश्न। तो इस तरह हमने, ये हमारा आधा चैप्टर हो गया पहला, और ऐसे करके धीरे धीरे 2 पार्टों में कर कर हमने शुरू करेंगे सामाजिक का चैप्टर।
तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? आशा है अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद। ये थोड़ी सी बाहर से आवाज़ आ रही है तो इसको थोड़ा सा अनसुना करें और अपने पढ़ाई में ध्यान लगाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।